नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 6 पार्टियों के 8 नेता और ये 8 नेता दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और सब के सब भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे। राजनीति में शुचिता, भ्रष्टाचार रहित राजनीति के बड़े बड़े दावे करने वाले उन पार्टियों के नेता वो अपने खुद जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, इनमें से कौन कब जेल जाएगा, एक सज्जन तो जा के आ चुके हैं, फिर जाने की तैयारी में। उसके अलावा कौन कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और हर मामले की तरह जहाँ भी गड़बड़ी की बात हो, बड़ी गड़बड़ी की बात हो, तो उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही होती है। कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं की बात, एक तो राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं, जमानत पर रिहा है, और उस केस में मामला आगे बढ़ेगा तो जो अभी तक की स्थिति है उससे लगता है कि राहुल गांधी मुश्किल में फंसेंगे। तो भ्रष्टाचार का आरोप दूसरों पर लगाना, ईमानदारी की बातें करना, उसके दावे करना और खुद जो है भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे होना। लेकिन ये वीडियो बनाने का विचार मेरा आया आज की खबर से, और खबर है कार्ति चिदम्बरम को लेकर। उनको सीबीआई ने फिर उठाया है। उनके घर की चेन्नई और दिल्ली में तलाशी हुई, छापा पड़ा। आरोप क्या है? आरोप यह है कि उनके पिता जब मंत्री थे, 2011 का मामला है, तब कुछ चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलाने के लिए पैसा लिया उन्होंने, ये आरोप है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के परिजनों ने क्या क्या किया। और इसमें कोई कांग्रेस जो है अकेली नहीं है, दूसरी बहुत सी पार्टियों के नेता हैं जो इसमें शामिल हैं। मतलब इस मामले में नहीं, अलग अलग दूसरे मामलों में। अब वो फहरिस्त अगर आगे बढ़ाएं तो कार्ति चिदम्बरम का मुझे लगता है फिर से जेल जाने का नंबर आ गया है। वो कई महीने जेल रह कर आए हैं, उनके पिता भी जेल में थे। तो उसके बाद जो है उनके पिता को लगता है कि उनका बेटा निर्दोष है और जांच एजेंसियों को लगता है कि उसने गलत किया है। तो अब सही कौन है, गलत कौन है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। तो इसलिए अदालत में मामला जाएगा, तब पता चलेगा कि वो जेल जाएंगे या बेल पर रहेंगे। लेकिन उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। इससे कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की छवि जो 10 साल में 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक के बीच में घोटालों, घपलों, फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, इन सब चीज़ों के लिए कांग्रेस की पहचान बन गई है। वो डिफ़ॉल्ट्स एक तरह से आइडेंटिटी बन गई है कांग्रेस पार्टी की, इस तरह के भ्रष्टाचार की। तो इसलिए कांग्रेस के बारे में तो शायद लोगों को ज़्यादा उम्मीद ना हो, लेकिन दूसरी पार्टियों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ऐसा लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बची हुई है कि शीर्ष पर उसके जो नेता हैं वो इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री के आस पास भी नहीं देखना चाहते। तो इसलिए जो है, हालांकि गंगोत्री का नाम लेना ठीक नहीं है, पवित्र जगह है, वहाँ उसकी बात भ्रष्टाचार में लिप्त मतलब कीचड़ में लिप्त, भ्रष्टाचार के कीचड़ में लिप्त लोगों से तुलना करना शायद ठीक नहीं है। लेकिन मामला कुल ये है कि जो पार्टियों के नेता फंसे हैं वो अपने शीर्ष नेताओं, और ख़ास तौर से परिवार की पार्टी जब हो जाती है तो और समस्या होती है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उनके खिलाफ 2007 में एक केस फाइल हुआ, सीबीआई ने किया, आय से अधिक संपत्ति का, और वो केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका थी, वकील हैं, उनकी याचिका पर ये केस फाइल हुआ। आरोप ये था कि 1999 से 2005 के बीच में उन्होंने और उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों ने, जिनमें उनके बेटे अखिलेश यादव, दूसरे बेटे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, ये 4 लोग थे जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अपनी आय की तुलना में उससे ज़्यादा अर्जित की। कुछ समय बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिम्पल यादव को इस केस से अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय ये भ्रष्टाचार हुआ उस समय
डिम्पल यादव किसी लाभ के पद पर या किसी ऐसे जिम्मेदारी के पद पर नहीं थी, तो इसलिए उनके खिलाफ मामला नहीं चलेगा, उनको अलग कर दिया। मुझे एग्जैक्ट जो है तारीख तो याद नहीं है, शायद इस वजह से कि उस समय तक शायद उनकी शादी नहीं हुई थी जिस पीरियड की ये बात हो रही है, तो उस परिवार के भ्रष्टाचार से उनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए उस दौरान जो हुआ। लेकिन बाकी 3 पर की जांच चलती रही। अब आप देखिए, बड़ा रहस्यमय है पूरा मामला ये मुलायम सिंह यादव परिवार के इस मुद्दे को लेकर। 2013 अक्टूबर में सीबीआई ने कहा कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिला और केस बंद कर दिया। और सीबीआई का कहना है कि हमने केस बंद करके सीवीसी को रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट में फिर विश्वनाथ चतुर्वेदी गए कि उस मामले का क्या हुआ, उसकी जांच का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो सीबीआई ने कहा कि वो तो हमने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच की रिपोर्ट सरकार को देने की बजाय अदालत को दीजिएगा, उस जांच की रिपोर्ट के बारे में सूचना भी नहीं, मिलना तो दूर है, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं। फिर विश्वनाथ चतुर्वेदी ने आरटीआई के जरिए सीवीसी से पता किया तो मालूम हुआ कि सीवीसी में ऐसी कोई रिपोर्ट फाइल ही नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि जो मुलायम सिंह यादव ने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की थी, 2 रिपोर्ट्स बताई ये सीबीआई की है, वो रिपोर्ट्स फर्जी है। अब मामला क्या, सीबीआई क्या कर रही है, उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर रहा है, ये किसी को कुछ पता नहीं। 2019 के बाद से इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मान ली या रिजेक्ट कर दी। आगे जांच होगी या नहीं होगी किसी को पता नहीं। तो इस तरह से अपने देश की न्याय व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो चलता है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि इस केस का स्टेटस क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से मामला चल रहा है। अब दूसरे यादव परिवार की बात कर लीजिए। बिहार से लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस दौरान के उनके कार्यकाल के दौरान का आरोप लगा, आईआरसीटीसी जो रेलवे की एक एंटरप्राइज़ है उसके 2 होटलों, पुरी और रांची के होटलों को एक निजी कंपनी को बेच दिया गया। उसमें आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। इनके खिलाफ जांच चली, बल्कि जांच चली नहीं कहना चाहिए, जांच चल रही है और कब तक चलती रहेगी, अनंत काल तक, ये किसी को पता नहीं है। तो जांच चली, उसमें 6-7 घंटे की पूछताछ लालू प्रसाद यादव से हुई। उसके अगले दिन तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई। 30 मई 2019 को ये पूछताछ तेजस्वी यादव से हुई। उसके बाद उस केस में क्या हुआ, सीबीआई ने क्या किया, कोर्ट ने कुछ पूछा कि नहीं पूछा, कोई जानकारी नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो मामला जो है, और वो मामला बड़ा सेंसिटिव था। एक समय जब नीतीश कुमार को छोड़ना था महागठबंधन, तो उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया था कि भाई तेजस्वी यादव सफाई दें इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि वो इसमें शामिल हैं कि नहीं, सार्वजनिक रूप से बयान दें। और इसी को बहाना बनाकर उन्होंने गठबंधन से अपना नाता तोड़ा था और फिर बीजेपी के साथ आ गए थे। उसके बाद उस मामले में न तो नीतीश कुमार ने पूछा कभी और न ही किसी जांच एजेंसी ने कुछ बताया कि आगे क्या चल रहा है और क्यों नहीं चल रहा है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी ईडी ने केस कर रखा है सीबीआई की एफआईआर के बेसिस पर। तो कुल मिलाकर जो है आप देखिए किस तरह से ये भ्रष्टाचार की जांच के मामले जो रसूख वाले हैं, बड़े लोग हैं, उनमें उलझा हुआ है। अब इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कोई इस बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों इसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्यों इसकी जांच नहीं, क्यों अदालत इसके बारे में नहीं पूछ रही है। और उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो फिर मायावती के भतीजे आनंद कुमार की बात, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कई घपले घोटाले के आरोप हैं, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड वगैरह पड़ चुकी है। अब वो मामला भी चल रहा है, मंथर गति से चल रहा है, कब तक किस सिरे पहुँचेगा किसी को मालूम नहीं है। इसमें सबसे पुख्ता मामला अगर कहें जो काफ़ी एडवांस स्टेज पर है वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का। उनका मामला ठीक उसी तरह का है जिस तरह का लालू प्रसाद यादव का था, आय से अधिक संपत्ति का, और 6 मामले चल रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की लालू प्रसाद यादव की तरह कि सारे 6 के 6 मामलों को
क्लब कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट तैयार नहीं हुआ। 6 मामले अलग अलग चल रहे हैं, ज़्यादातर में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें चार्जेस फ्रेम होने की स्थिति है। तो जगन रेड्डी के लिए मुश्किल तो आने वाली है, केवल समय की बात है। कब उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारी के रूप में वही फार्मूला अपनाया है जो लालू प्रसाद यादव ने अपनाया था। वो अपनी पत्नी को इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात को भी लगभग साल भर होने जा रहे हैं। मामला अभी भी अदालत में ही अटका हुआ है, अदालत से कोई फैसला नहीं आ रहा है और उनके विरोधियों को लग रहा है कि अगर एक बार ये फैसला आ जाए, ख़ासतौर से चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूँ, और उनके पैरोकार बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनके पैरोकार कहाँ तक हैं वो नाम लेना भी मुश्किल है, क्योंकि नाम लेने पर मुश्किल मेरे लिए भी हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं ले सकता। उनके जो पैरोकार हैं वो भी इंतज़ार में हैं कि जल्दी से जल्दी, हालांकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, कि जल्दी से जल्दी जगन मोहन रेड्डी की सरकार चली जाए। फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन होगा ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें बचने का कोई रास्ता जो है जगन मोहन रेड्डी के लिए नहीं है। वो केस फाइल हुए हैं कांग्रेस के ज़माने में, जब कांग्रेस उन पर दबाव डाल रही थी, धमकी दे रही थी कि वो अपनी जो यात्रा है अपने पिता के मृत्यु के बाद वो शुरू करना चाहते थे, एक आभार यात्रा, उसको नहीं रोक रहे थे, तब किया गया था। उसके लिए वो जेल में भी रहे काफ़ी समय तक। और अब वो मामला जो है वो कभी भी किसी समय फैसले की स्थिति में आ सकता है। और सबसे ताज़ा मामला, जैसे कार्ति चिदम्बरम की बात की, उसी तरह से सबसे ताज़ा मामला इस समय है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसमें क्या हुआ। वो ईडी चाहती है वो दिल्ली आ जाएं, वो चाहते हैं कलकत्ता में हो, तो आखिर फैसला सुरक्षित था। वो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कोलकाता में होगी और ईडी को किसी तरह की कोई परेशानी हो, राज्य सरकार की ओर से कोई बाधा उत्पन्न हो, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित करे कि ईडी की पूछताछ में कोई रुकावट, कोई जो है सुरक्षा का या इस तरह का मामला न उठे, क्योंकि ईडी के अधिकारियों को अपनी जान का खतरा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किल और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी दोनों की मुश्किल शुरू होने वाली है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये मामला ममता बनर्जी के परिवार के लिए इतना आसान नहीं है। इसमें ईडी की जो जांच हो रही है, शुरुआती तौर पर तो उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि ईडी उनको आरोपी बनाना चाहती है। और इस पूछताछ में जो होने वाली है, शायद इसी महीने होगी, तो उनका आरोपी के रूप में सामने आना लगभग तय सा लग रहा है। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी के लिए ईडी की कस्टडी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी, ये दो ही जो है रास्ते सामने, दो ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होगा, इसकी हम आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 8 नेताओं की बात बताई, ये सब युवा लोग हैं ज़्यादातर। राहुल गांधी को भी युवा ही माना जाता है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। जब तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री न बन जाए और या बड़े पद पर ना आ जाए, तब तक वो युवा ही रहता है। तो राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस के लिए और बहुत से लोगों के लिए युवा हैं। युवा हो न हो, सोनिया गांधी के बाद की पीढ़ी के नेता तो हैं ही। तो आप देखिए, भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचिए। ये नेता, इनमें से जिनकी पार्टियां सत्ता में हैं, उनके बारे में सोचिए। वो किस तरह का काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सत्ता का मतलब पैसा, पैसा मतलब लूट के जरिए पैसा, ये मंत्र है। मतलब सत्ता इनके लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। राहुल गांधी ने जो आरोप रीजनल पार्टीज़ पर लगाया कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इस मामले में तो सब बराबर हैं। सबकी एक आइडियोलॉजी है, पैसा और सत्ता। सत्ता होगी तभी पैसा आएगा
और पैसा आएगा तो उनको लगता है इसी से सारा जीवन चलेगा, यही रसूख है, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। तो जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भ्रष्टाचार से कर रहे हैं वो आगे जाकर क्या करेंगे इसके बारे में सिर्फ हम आप कल्पना कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।